अखबारों में रोज आर्थिक सुर्खियां छपती हैं। रेपो रेट बढ़ा, महंगाई घटी, जीडीपी का अनुमान बदला। ये शब्द सुनने में काफी भारी भरकम लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। लेकिन इनका हमारी जेब पर, हमारी रोज की चाय की प्याली की कीमत पर क्या असर पड़ता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास डॉक्टर सुरेंद्र का एक बहुत ही दिलचस्प लेक्चर है। हाँ, जो अर्थशास्त्र की इन्हीं बुनियादी बातों को कह सकते हैं कि जड़ से समझाता है। तो हमारा मिशन साफ है, इन बड़े बड़े आइडियाज को तोड़कर ये समझना कि अर्थव्यवस्था के छोटे बड़े पुर्जे आखिर एक साथ काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, और ये वाकई एक पहेली सुलझाने जैसा ही है। हम एक एक धागा पकड़कर पूरी तस्वीर बुनेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? शुरुआत करेंगे एक व्यक्ति के खरीदने बेचने के फैसले से और पहुंचेंगे पूरे देश की आर्थिक सेहत तक। तो चलिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में गहरी छलांग लगाते हैं। चलिए, तो सबसे छोटे पुर्जे से शुरू करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेक्चर कहता है कि ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों की कहानी है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि मांग और आपूर्ति का एक नियम होता है, कीमत ज्यादा तो मांग कम। लेकिन क्या ये नियम हर चीज पर एक जैसा लागू होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जी। लेक्चर का आधार तो यही है, जिसे मांग का नियम कहते हैं, लेकिन असल दुनिया में इसकी गहराई कुछ और है। जैसे? सोचिए, अगर नमक की कीमत दोगुनी हो जाए तो क्या आप नमक खाना आधा कर देंगे? नहीं, शायद नहीं। वो तो खरीदना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाने की कीमतें दोगुनी हो जाएं तो मैं जरूर वहां जाना कम कर दूंगा, शायद बंद ही कर दूं। ठीक यही बात है। अर्थशास्त्री इसे मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नमक जैसी जरूरी चीजों की मांग वो बेलोचदार होती है, मतलब कीमत बदलने पर ज्यादा नहीं बदलती। अच्छा। वहीं रेस्टोरेंट के खाने जैसी चीजों की मांग लोचदार होती है, कीमत बदलने पर तेजी से बदलती है। तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि मांग घटेगी, बल्कि ये समझना जरूरी है कि कितनी घटेगी। वाह, तो ये सिर्फ एक किताबी नियम नहीं है, बल्कि कंपनियां इसी के आधार पर अपनी कीमतें तय करती हूँ। सही बात है, उनके मुनाफे का राज भी इसी में छुपा है। ये तो हुई खरीदार की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, उत्पादक यानी बेचने वाला। उसके लिए क्या नियम है? उत्पादक का नजरिया कह सकते हैं कि एकदम उल्टा है। वो आपूर्ति के नियम पर चलता है। वो कैसे? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक कुम्हार हूँ और मुझे एक मटके के 100 रुपए मिलते हैं। अब अचानक बाजार में मटकों की मांग बढ़ती है और मुझे एक मटके के 200 रुपए मिलने लगते हैं। तो जाहिर है आप ज्यादा मटके बनाना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं रात भर जाकर ज्यादा मटके बनाना चाहूंगी। यही मुनाफे का प्रोत्साहन है। कीमत जितनी ज्यादा, उत्पादक उतनी ज्यादा चीजें बेचना चाहेगा। अगर मटके बनाने वाली मिट्टी ही महंगी हो जाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये वही अन्य कारक स्थिर रहने वाली शर्त है। अगर मिट्टी, चाक का किराया या मजदूरी बढ़ जाए, यानी मेरे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएं, तो 200 रुपए में भी मुझे उतना मुनाफा नहीं होगा। तब हो सकता है कि मैं ज्यादा मटके ना बनाऊं। तो कीमत और इनपुट की लागत, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि एक उत्पादक बाजार में कितना सामान बेचेगा। तो हमारे पास एक तरफ खरीदार है जो कम कीमत चाहता है और दूसरी तरफ विक्रेता जो ज्यादा कीमत चाहता है। असल दुनिया में ये दोनों मिलते हैं बाजार में। हाँ, मार्केट में। लेक्चर में अमेज़न जैसे डिजिटल बाजारों का जिक्र है। ये हमारी पारंपरिक सब्जी मंडी से कैसे अलग है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बुनियादी तौर पर काम तो दोनों का एक ही है, खरीदार और विक्रेता को मिलाना। लेकिन अमेज़न जैसे डिजिटल बाजार कई मामलों में अलग हैं। पहला तो शायद स्केल का फर्क होगा। हाँ, पहला तो है पैमाना। यहाँ लाखों खरीदार और करोड़ों विक्रेता एक साथ होते हैं। दूसरा, यहाँ कीमतें एल्गोरिदम तय करते हैं, जो मांग, आपूर्ति और यहाँ तक कि आपकी पिछली सर्च के आधार पर पल पल बदल सकती हैं। अच्छा। और तीसरा, यहाँ नेटवर्क प्रभाव काम करता है। मतलब जितने ज़्यादा खरीदार होंगे उतने ज़्यादा विक्रेता आएंगे, और जितने ज़्यादा विक्रेता होंगे खरीदारों के लिए उतनी ही ज़्यादा वैरायटी होगी। ये एक चक्र है जो इसे और बड़ा बनाता जाता है। ये तो है। अब एक और चीज जो हम सब ने महसूस की है, त्योहारों के समय फलों से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक सब कुछ महंगा क्यों हो जाता है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि मांग बढ़ जाती है, या विक्रेता भी इस स्थिति का फायदा उठाते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। ऊपरी तौर पर तो ये मांग बढ़ने का मामला लगता है। दिवाली पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं। हाँ, सिंपल डिमांड सप्लाई। लगता तो यही है, लेकिन इसके पीछे एक और गहरा आर्थिक सिद्धांत काम कर रहा है, जिसे कीमतों में भेदभाव
या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो क्या है? विक्रेता जानता है कि त्योहार के समय खरीदार ज्यादा भावुक होता है और कह सकते हैं कि ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहता है। एक सामान्य दिन में आप शायद 200 रुपए की मिठाई ना खरीदें, लेकिन त्योहार पर आप खरीद लेंगे, है ना? हाँ, बात तो सही है। बस कंपनियां और विक्रेता इस मनोविज्ञान को समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी कीमतें तय करते हैं। तो ये सिर्फ मांग का बढ़ना नहीं है, बल्कि बढ़ी हुई मांग का फायदा उठाने की रणनीति भी है। तो एक सेब या एक हवाई जहाज की टिकट की कीमत कैसे तय होती है, ये तो समझ आ गया। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया है। लेकिन जब सरकार कहती है कि पूरे देश में महंगाई 6% बढ़ गई है, तो वे लाखों सेब, दालों और गाड़ियों की कीमतों को एक साथ कैसे मापते हैं? राइट। यहीं पर कहानी का दायरा बड़ा हो जाता है और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से दोनों को जोड़ा है। यही वो छलांग है जो माइक्रो से मैक्रो तक जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स समुच्चय यानी एग्रीगेट्स या कह लें कि कुल जोड़ों का अध्ययन है। कुल जोड़ मतलब हम एक सेब की कीमत नहीं देखते, बल्कि देश में सभी जरूरी चीजों की कीमतों का एक औसत स्तर देखते हैं, जिसे मूल्य स्तर या प्राइस लेवल कहते हैं। और जब ये औसत स्तर लगातार बढ़ता है, तो हम उसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। लेक्चर में समुच्चय और उसके व्यवहार के बीच एक बड़े दिलचस्प अंतर की बात की गई है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी बारीकी है। देखिए, देश की कुल आय यानी जीडीपी एक समुच्चय है। ये बस एक आंकड़ा है। ठीक है। लेकिन जब अखबार में सुर्खी छपती है कि जीडीपी विकास दर 7% है, तो हम उस समुच्चय के व्यवहार की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो आंकड़ा किस तरह बदल रहा है? बिल्कुल। इसी तरह सभी कीमतों का औसत एक समुच्चय है, लेकिन उस औसत के बढ़ने की दर यानी महंगाई दर उसका व्यवहार है। अर्थशास्त्री और सरकारें इन आंकड़ों से ज्यादा उनके व्यवहार में रुचि रखती हैं, क्योंकि वही बताता है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। ये बात मुझे एक आम सवाल पर लाती है, जो कई लोग सोचते हैं। अगर देश में गरीबी है और सरकार को पैसे की जरूरत है, तो वो ढेर सारे नोट क्यों नहीं छाप देती? मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये एक भयानक विचार क्यों है? ये एक क्लासिक सवाल है और इसका जवाब मैक्रो इकोनॉमिक्स के दिल में है। सोचिए, अगर सरकार ने अचानक बहुत सारे नोट छापकर सबके बैंक खातों में डाल दिए, तो सब अमीर हो जाएंगे। अमीर महसूस करेंगे और बाजार में सामान खरीदने दौड़ पड़ेंगे। लेकिन रातों रात देश में कारें, मोबाइल फोन या अनाज का उत्पादन तो नहीं बढ़ जाएगा, है ना? नहीं, वो तो नहीं बढ़ेगा। तो नतीजा क्या होगा? ढेर सारा पैसा और उतना ही सामान। हर चीज की मांग आसमान छू लेगी और विक्रेता कीमतें बढ़ा देंगे। आज जो चीज 100 रुपए की है, वो कल 1000 की हो जाएगी। ओह, अंत में आपके पास नोट तो ज्यादा होंगे, लेकिन उन नोटों की खरीदने की ताकत खत्म हो जाएगी। इसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। समझ गया। मतलब अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि उत्पादन और सेवाओं का भी खेल है। सही बात है। अब लेक्चर इस बड़ी अर्थव्यवस्था के मुख्य खिलाड़ियों का जिक्र करता है। फर्म, परिवार, सरकार और वित्तीय क्षेत्र, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? लेक्चर में सर्कुलर फ्लो यानी एक चक्रीय प्रवाह का आइडिया है। ये सुनने में शरीर के रक्त संचार जैसा लगता है। आपकी उपमा बिल्कुल सटीक है। ये अर्थव्यवस्था का रक्त संचार ही है। इसे सरल तरीके से समझते हैं। इसमें 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, परिवार यानी हम और आप। हम उपभोक्ता हैं, लेकिन हम ही कंपनियों को अपना श्रम देते हैं। दूसरा, फर्म यानी कंपनियां। तीसरा, सरकार। और चौथा, वित्तीय क्षेत्र यानी बैंक वगैरह। ठीक है। अब इनके बीच का प्रवाह देखिए। हम यानी परिवार कंपनियों में काम करते हैं। ये हुआ वास्तविक प्रवाह। ओके। बदले में कंपनियां हमें वेतन देती हैं। ये हुआ मौद्रिक प्रवाह। फिर हम उसी वेतन से कंपनियों का बनाया सामान खरीदते हैं, तो पैसा घूमकर वापस कंपनियों के पास चला गया। ये एक चक्र पूरा हुआ। एक मिनट रुकिए। आप कह रही हैं कि परिवारों की बचत फर्मों तक पहुंचती है, लेकिन हम अपनी सारी कमाई खर्च तो नहीं करते, कुछ बचाते भी हैं। उस बचत का इस चक्र में क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये प्रक्रिया हमेशा इतनी सहज होती है? कभी कभी बैंक कर्ज देने में हिचकिचाते हैं, तब इस सर्कुलर फ्लो का क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर वित्तीय क्षेत्र यानी बैंकों की भूमिका आती है। हमारी जो बचत है वो बैंकों में जाती है। फिर बैंक उसी पैसे को उन कंपनियों को लोन के रूप में देते हैं जिन्हें नई फैक्ट्री लगानी है, या सरकार को देते हैं जिन्हें नई सड़क बनानी है। तो हमारी बचत वापस सिस्टम में आ जाती है। हाँ, इस तरह हमारी बचत वापस अर्थव्यवस्था के चक्र में निवेश के रूप में लौट आती है।
लेकिन जैसा आपने कहा, ये प्रवाह हमेशा सहज नहीं होता। जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है, जैसे मंदी के दौरान, तो बैंक डर के मारे लोन देना कम कर देते हैं। सही बात। लोग भी ज्यादा बचत करने लगते हैं और खर्च कम कर देते हैं। ऐसे में ये चक्र धीमा पड़ जाता है, या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का रक्त संचार सुस्त हो जाता है। यही वो स्थिति है जिसे हम आर्थिक सुस्ती कहते हैं। वाह। तो जब मैं अपने बैंक खाते में पैसे बचाता हूँ तो मैं अनजाने में उस सर्कुलर फ्लो का हिस्सा बन रहा हूँ जो पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। मैंने इसे इस तरह कभी नहीं सोचा था। ये तो वाकई सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक व्यक्ति का खर्च करना किसी दूसरे की आय बनता है, एक कंपनी का निवेश हजारों लोगों को रोजगार देता है, और एक बैंक का लोन देने का फैसला पूरे चक्र की गति को तेज या धीमा कर सकता है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। तो हमने एक सेब की कीमत तय होने से लेकर ये समझने तक का सफर तय किया कि कैसे मेरी बचत एक फैक्ट्री लगाने में मदद कर सकती है। ये पूरी तस्वीर दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत फैसले मिलकर एक बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कहानी लिखते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। अभी तक हमने जिस सर्कुलर फ्लो की बात की है, वो एक बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल है। बंद अर्थव्यवस्था? यानी हमने यह मान लिया है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो देश के अंदर ही हो रहा है। लेकिन असल दुनिया में तो ऐसा नहीं है। हम विदेशों से सामान मंगाते हैं, उन्हें बेचते भी हैं। ठीक यही बात है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज की दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद नहीं है। वे आयात और निर्यात के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राइट। जरा सोचिए, जब हम इस तस्वीर में बाहरी दुनिया यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जोड़ते हैं, तो ये सरल दिखने वाला आय और व्यय का चक्र कितना जटिल हो जाता है। जब हम चीन में बना फोन खरीदते हैं या अमेरिका को अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, तो ये हमारे इस घरेलू चक्र को कैसे प्रभावित करता है। ये सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि हमारी अपनी आर्थिक सेहत दुनिया के दूसरे कोने में हो रही घटनाओं से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।